तो यार आज मैं एक ऐसी गजब किस्म की मरहवा शुरू करने को जा रहा हूँ जिसमें हमारा मेन करेक्टर ग्रे काफी ज्यादा बदकिस्मत आदमी है जो कि इस पूरी की पूरी दुनिया में एक कचरा जैसा माना जाता होता है, जिसकी पूरी जिंदगी दुख से बड़ी पड़ी होती है और वो सबसे बदकिस्मत आदमी होता है। उसकी बदकिस्मती इस तरह से होती है कि हमारा मेन करेक्टर का फादर दाओलिंग जब क्लैंक का लीडर बनने को जा रहा होता है तो दाओलिंग के भाई उसे लीडरशिप छीनने के लिए उससे गद्दारी करके उसकी जान को नोच लेते हैं। फिर उसके भाई खुद ही लीडर बन के हमारे मेन कैरेक्टर को जेल में फेंक देते हैं और यहीं से उसे कुत्ते की तरह ट्रीट करते हैं। हमारे एमसी की एक क्यूट सी सिस्टर भी होती है, मगर अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर की जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ सा आता है। तो फिर कैसे वो अपनी बैंक को बचाते हुए अपना बाप का बदला पूरा करेगा, ये कहानी इसी के बारे में है। तो चलो यार शुरू करते हैं अपनी मनहवा की एक्सप्लेनेशन बिना किसी देरी के। तो यार हमारी कहानी की शुरुआत हमारे मेन कैरेक्टर के फादर दाओ लिंग से होती है, जहाँ पे वो अपने ही एक ड्रीम क्लैन के मेंबर के खिलाफ लड़ा होता है। तो हमारे मेन कैरेक्टर का फादर दाओ लिंग यहाँ पे लाइट से कहने भी लगता है कि तुम जानते हो इस क्लैन का लीडर किसी और को नहीं बल्कि मुझे होना चाहिए था। तो आगे से वो गद्दार लाइट कहने लगता है जो भी हमारे ड्रीम क्लैन का सिस्टम चलाने वाले थे उन सबको हमने मार दिया और बाकी को अपनी तरफ कर दिया। तो अब तुम्हें मास्टर मानने के लिए कोई भी बाकी नहीं बचा और जहां तक तुम्हारे बेटे की बात है हम तुम्हें मारने के बाद उसे बंदी बना लेंगे। ये कहते हुए लाइट अपने यहाँ पे हैंड साइन का इस्तेमाल करके काफी सारी सॉर्ट को समन करता है और समन करते सारी वो कई सारी सॉर्ट से हमारे मेन कैरेक्टर के फादर दाओलिंग पे टूट पड़ता है। हालांकि दाओलिंग ने भी यहाँ पे कच्ची गोलियां नहीं खे रखी होती, वो यहाँ पे अपनी गीटी को घुमाता है और अपनी माना पावर का इस्तेमाल करके एक ही वक्त में कई सारी बैरियर को कास्ट करता है। तो हाँ यार दाओलिंग काफी हद तक उसकी ज्यादा से ज्यादा शॉट्स को ब्लॉक कर लेता है, मगर जो बची कुछ शॉट होती है वो दाओलिंग की बैरियर को तोड़ते हुए फौरन से दाओलिंग पे बरस उठती है। मगर दाओलिंग वक्त पे ही रह के उन सारी की सारी शॉट्स को भी डॉज कर लेता है। ये देख के लाइट काफी ज्यादा हैरानगी से कहने लगता है आखिर इसने मेरी सारी की सारी लाइटनिंग शॉट को कैसे रोक लिया। खैर जो भी दाओलिंग, ये तुम्हारी आखिरी वार्निंग है, उस एंशिएंट ट्रेजर को हमारे हवाले कर दो वरना हम तुम्हारी जान ले लेंगे। तो दाओलिंग आगे से कहता है वो हमारे क्लैन का एक नेशनल ट्रेजर है, वो खुद ही अपने मास्टर्स को चुनता है। अब इसी तरह हम देख पाते हैं वो दोनों के दोनों लड़ते लड़ते आसमान की गहराइयों तक जा पहुंचते हैं। उनकी स्पीड एकदम गजब किस्म की होती है। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं इन दोनों का आपस में क्या रिश्ता है, तो ये दोनों के दोनों आपस में भाई है। मगर हमारे मेन कैरेक्टर के फादर दाओलिंग के जितने भी भाई है उन सब ने मिलकर दाओलिंग को धोखा दिया ताकि वो सारे के सारे दाओलिंग को लीडर बनने से रोक सके और खुद ही अपने क्लैन के लीडर्स खिलाए। हम देख पाते हैं लाइट दोबारा से उसके खिलाफ अपने लाइटनिंग वारों को आजमाता है, मगर दाओलिंग अपनी माना स्वॉर्ड से आसानी से उसके सारे के सारे हमलों को ब्लॉक कर लेता है। इसके बाद दाओलिंग अपनी माना पावर का इस्तेमाल करके इस स्वॉर्ड को एक जायजेंटिक स्वॉर्ड में बदल डालता है। हालांकि यहाँ पे लाइट अपनी भरपूर कोशिश करता है कि वो इसकी इस जायजेंटिक स्वॉर्ड को रोक पाए, मगर दाओलिंग की जायजेंटिक स्वॉर्ड की पावर उसके डिफेंस से कुछ ज्यादा ही होती है, जिस वजह से उसकी स्वॉर्ड उसे सीधा उड़ा के एक पत्थर के अंदर गाड़ देती है। लेकिन दाओलिंग यहाँ पे भी ना रुकता, वो एक बहुत बड़ा सा पोर्टल खोल के उसके अंदर से एक मीटियोर समन करता है जो कि वो फौरन से लाइट के ऊपर बरसा देता है। इसके बाद हम देख पाते हैं दाओलिंग भी काफी ज्यादा जख्मी होता है और वो यहाँ पे बढ़ बढ़ के सांसें ले रहा ही होता है कि उतने में से पीछे से एक और ड्रीम क्लैन का गद्दार आके दाओलिंग पे पीछे से वार करता है। इसके कारण दाओलिंग के मुंह से काफी ज्यादा खून बहने लगता है और उसके इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं। हालांकि यहाँ पे दाओलिंग ने ऑलरेडी काफी ज्यादा डैमेज ले रखी होती है, मगर वो अनजान शख्स यहाँ पे दाओलिंग के खिलाफ और भी अपनी कई सारी सोर्सरर टेक्निक्स को आजमाता है। इसके बाद हम देख पाते हैं लाइट भी कैसे ना कैसे करके पिछले मीटियोर अटैक से बच गया होता है। इसके बाद दोनों के दोनों मिलके यहाँ पे दाओलिंग के खिलाफ लड़ने लगते हैं, जो सब देख के दाओलिंग समझ जाता है कि ये किसी भी हालत में मुझे जिंदा पकड़ना चाहते हैं ताकि वो सारे के सारे राज वगैरह को जान सके। अगर ये बात है तो मैं ऐसा कभी होने नहीं दे सकता। यहाँ पे हम देख पाते हैं ये दाओलिंग के कहने की ही देर होती है कि दाओलिंग अपनी माना पावर का इस्तेमाल करके यहाँ पे अपनी जान खुद ही ले लेता है। दाओलिंग अब आसमान की ऊंचाइयों से जमीन की गहराइयों में जुजूद गिरने को ही जा रहा होता है। वो अपने आखिरी अल्फाजों में अपने बेटे से जहमत होके कहने लगता है मेरे बेटे
अब सब कुछ तुम पे है। कभी चाह के भी खुद को इन गद्दारों के हवाले मत करना और हमेशा इनकी खिलाफ वर्जी ही करना। और जिस नेशनल ट्रेजर को ये लोग मुझसे चुराने आए थे, उस क्रोल ने, उस ट्रेजर ने तुम्हें चुना है। तो उम्मीद करता हूँ तुम जल्द से जल्द उस नेशनल ट्रेजर की पावर को मास्टर कर लो। अब कहानी ड्रीम के हेडक्वार्टर में जाती है, जहाँ पे हम उसके 3 भाइयों को देखते हैं और ये तीनों की तीनों इस वक्त ड्रीम क्लैन के लीडर है। और यहाँ पे ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग अपने बड़े भाई दाओलिंग के बेटे को हमेशा हमेशा के लिए गुलाम बना देंगे और उसके साथ कुत्तों जैसा सलूक करेंगे, ये दिखाने के लिए कि जो भी दाओलिंग की साइड लेगा उसके साथ भी यही होगा। अब कहानी काफी सालों के बाद हमारे मेन कैरेक्टर ग्रे पे जाती है। वैसे तो तुम लोग इसे दियो या फिर दियोलिंग भी बुला सकते हो, क्योंकि ये ग्रे का फैमिली नेम है। और हमें यहाँ पे बताया जाता है ग्रे के फादर के मर जाने के बाद ग्रे बचपन से ही अभी तक जेल में बंद है। अब इसी तरह एक बंदा जोर से आके इसके दरवाजे को ठुड्डे मार के हमारे मेन कैरेक्टर ग्रे को जगाता है। वो उस पे काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है कि सुबह हो चुकी है और तुम मुर्दारों की तरह अभी भी अपने बिस्तरे में लेटे हुए हो। पास में मौजूद ग्रे के पास एक बुक भी पड़ी होती है, जिसके अंदर कुछ अजीबो गरीब किस्म की लैंग्वेज लिखी होती है। तो हाँ यार, अब ये लोग यहाँ पे ग्रे के हाथों को बांध के उससे काम वगैरह लेते होते हैं, मगर साथ ही साथ ग्रे के साथ जितने भी कैदी बंद होते हैं इनको लड़ना भी सिखाया जाता होता है कि अगर सपोज किसी के साथ इनकी वार होती भी है तो ये लोग यहाँ पे अपनी लड़ाई के लिए इन्हीं कैदियों का इस्तेमाल करेंगे। ट्रेनिंग ग्राउंड में इनका मास्टर इनसे कहने लगता है, तुम सारे के सारे एक कचरे के मायने रखते हो, तुम लोगों को इस दुनिया में जीने का कोई हक हासिल नहीं है, ये तो बस हमारा बड़ापन है कि हमने तुम लोगों पे रहम खा के तुम लोगों को अभी तक जिंदा रखा हुआ है, तो इसके बदले में तुम लोग हमेशा हमेशा के लिए हमारे लिए मरने के लिए तैयार रहा करो। इसी में कुछ गार्ड की नजर हमारे मेन कैरेक्टर ग्रे पे पड़ती है और इसको देख के वो दोनों के दोनों आपस में बातें करते हुए कहते हैं, जरा देखो तो सही, जब इसका फादर एक वक्त में जिंदा था तो उस दौरान ये कैसी आलीशान जिंदगी जीता होता था, मगर अब जरा देखो तो सही, क्या यार कैसे कुत्तों की जिंदगी जीता ही है। इससे भी अपने डैड की तरह दिमाग लड़ा के अपने आप की ही जान ले लेनी चाहिए थी। खैर यार, इसका बाप तो इससे भी ज्यादा बुज़दिल था, उसने अपनी जान ही ले ली डर के मारे। इन कैदियों को अब जो आगे बढ़ाया जा रहा होता है कि इसी बीच में हम दाओलिंग के गद्दार भाइयों के एक बेटे को देखते हैं, जो कि काफी गरूर से चलते हुए ग्रे के पास सीधा जाके पहुंच जाता है और वो भी ग्रे को कोसते हुए कहने लगता है, वैसे ये हथकड़ियां तुम्हारे हाथों पे कसम से काफी ज्यादा जचती है। वैसे मैं तो अपने चाचा जी को भी इसी हथकड़ियों में देखना चाहता था, लेकिन बदकिस्मती से उसने अपनी जान खुद ही ले ली। इसकी बातों से ही मालूम पड़ता है कि ये ग्रे का कजन है। ग्रे भी उसकी आंखों में घूरते हुए कहता है कि चाहे तुम जो भी हो, मैं तुमसे नहीं डरता, ये हुकूमत तुम्हारे पास है तो कल मेरे पास होगी। उसे यंग मास्टर के खिलाफ जबान लड़वाता हुआ देख के गार्ड्स यहाँ पे जबरदस्ती ग्रे को उसके आगे घुटने टेकने पे मजबूर कर रहे होते हैं, मगर ग्रे जो कि कुत्तों की तरह इनसे यहाँ पे रोजाना पिटता होता है, उसके बावजूद भी ग्रे उसके आगे घुटने झुकाने से इनकार करता है। तो इससे मालूम पड़ता है ग्रे काफी ज्यादा बहादुर है। तभी यहाँ पे यंग मास्टर एक मुस्कुराहट के साथ ग्रे से कहने लगता है कि ग्रे, तुम्हें मालूम तो होगी कि हमारी फैमिली में एक हेवन और अर्थ की क्रिएशन पिल्स भी है, जिसे काफी अरसों से तुम्हारा फादर संभाल के रखा करता था जब उसकी हुकूमत आने वाली थी। तो इसी वजह से ये आज की बात मैं सिर्फ तुम्हें ही बताऊंगा, उनमें से एक पिल को मैंने निगल लिया था, जिस वजह से मैं पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ। जो सुनते सारी ग्रे के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ग्रे उससे काफी ज्यादा गुस्से में बहते हुए कहने लगता है, तुम सारे लोग गद्दार हो, तुम लोगों ने ड्रीम क्लैन के सारे नियमों को खुद तोड़ के अपने अपने नियम्स बना लिया। ऐसा करने से ना कि सब तुमने मेरे बाप के साथ गद्दारी किया, बल्कि अब तक ड्रीम क्लैन के जितने भी मास्टर गुजरे तुमने उन सब के मुंह को काला कर दिया। तो यंग मास्टर आगे से कहता है कि मैं कहूंगा कि तुम अपनी जबान को थोड़ा सा संभाल के रखो, अब मेरे पास इस कदर ताकत है कि मैं तुम्हें अपने एक ही हाथ से कुचल सकता हूँ, अगर तुम चाहो तो कोशिश करके देख सकते हो। तो ग्रे यहाँ पे उससे कहता है, भाई तू कब से बक करता जा रहा है, मेरा दिमाग तेरी बक सुन के ही पागल होता चला जा रहा है। जो सब सुन के यंग मास्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो उस पर टूटते हुए कहता है कि तेरी मजाल भी कैसे हुई कि तूने दूसरी बार भी मेरे आगे जबान लड़वाई। ये कहते हुए वो एक खतरनाक किस्म का पंच उसके पेट के अंदर सीधा दम देता है, जिससे ग्रे के मुंह से काफी ज्यादा खून बहता है। अब इसी तरह यंग मास्टर अपने इसी पंच से ग्रे को उड़ा के दीवार में दे मारता है, जिस वजह से ग्रे काफी ज्यादा जख्मी होता है और वो खांसने लगता है, यहाँ तक उसे सांस लेने में भी दुश्वारी होने लगती है। मगर यंग मास्टर का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ होता, वो उसके सर पे अपना पैर रखते हुए कहने लगता है, अब बताओ मेरे कदमों में बैठ के, मेरे कदमों में लेट के तुम्हें कैसा लग रहा है।
वैसे कहना पड़ेगा कि तुम जैसा बदकिस्मत आदमी कोई भी नहीं है। कहाँ तुम इस क्लैन के लीडर बनने के काबिल थे और अब कहाँ तुम मेरे पैरों में बैठे हुए हो। वो ये सब कहते हुए अपने ठुड्डे उसके सर पे मारता चला जा रहा होता है। यंग मास्टर उसे मारते मारते यही कहता रहता, तो बताओ मुझे, हम तुम्हारी ही कुर्सी पे बैठ के राज करें तो बताओ क्या उखाड़ सकते हो तुम हमारा। वैसे कल आजादी की लड़ाई के लिए तैयार रहना। वैसे दोस्तों, आजादी की लड़ाई का यहाँ पे ये मतलब है कि ड्रीम क्लैन में हर साल में एक ऐसा दिन जरूर आता है जिन कैदियों को ड्रीम क्लैन की नौबत से लड़वा के उन्हें अपनी आजादी हासिल करने का मौका दिया जाता है। खैर यार, हम देख पाते हैं यंग मास्टर उसे इसी तरह लाते मार के एक जगह से कभी दूसरी जगह पे फेंक रहा होता है तो कभी दूसरी जगह से तीसरी जगह पे। यंग मास्टर अब जब ग्रे के बालों से खींच रहा होता है तो ग्रे यहाँ पे यंग मास्टर से कहने लगता है कि मैं तुम्हें एक सलाह दूंगा कि तुम मुझे यहीं पे मार डालो, क्योंकि अगर मैं इससे ज्यादा देर जिंदा रहा तो अगली मरने की बारी किसी और की नहीं बल्कि तुम्हारी होगी। तो आगे से यंग मास्टर कहता है, ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ तुम्हारे साथ, मैं तो तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूंगा। खैर एक राज की बात भी मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारी बहन यहाँ से कई दूर विलन माउंटेन पे पाई गई है और यकीन करो हम उसे काफी प्यार देंगे और शायद से बदले में वो भी हमें कुछ दे। ये कहते हुए यंग मास्टर यहाँ से जाने लगता है, मगर उसकी ये सारी की सारी बातें सुन के हमारे मेन कैरेक्टर ग्रे काफी ज्यादा आग से उभरते हुए कहने लगता है कि अगर तुमने उससे छुआ भी तो मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ के कुत्तों को खिला दूंगा। हालांकि ग्रे का मुंह बंद करवाने के लिए वो गार्ड्स उसे बुरी तरीके से यहाँ पे पीटने लगते हैं। काफी देर उसको पीटने के बाद वो लोग उसे दोबारा से उसके जेल वाले कमरे में फेंक के चले जाते हैं। हर बारी की तरह ग्रे के जिस्म में आज भी काफी ज्यादा दर्द होता है क्योंकि ग्रे इसी तरह रोज पिटता चला आ रहा है। हालांकि ग्रे अपनी बैंक के बारे में सोचते हुए कहने लगता है, जैस्मिन ये दर्द तो तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं है, अब तो तुम्हारे चेहरे को देखे हुए भी काफी साल बीत गया। ये सब कहते हुए ग्रे को अपनी बहन की याद सताने लगती है, जहाँ पे हमें मालूम पड़ता है उसकी बहन काफी ज्यादा स्वीट होती थी। वो ग्रे से काफी ज्यादा प्यार करती थी और काफी ख्याल भी रखा करती होती थी। यहाँ तक तो ग्रे को हंसाने के लिए काफी पागलपन वाली हरकतें भी किया करती थी। ग्रे उसी के बारे में सोचते हुए मन ही मन में कहने लगता है, जैस्मिन अब इस दुनिया में सिर्फ तुम ही मेरे पास बची हो, जिसके बारे में मैं सब सोचूं भी तो मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, मुझे मेरा दर्द भूल जाता है। तभी दियो काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहने लगता है कि मुझे तो अपनों ने लूटा वरना गैरों में कहा दम था। इसके बाद वो उसी किताब को ढूंढने लगता है जिसमें काफी अजीब और गरीब किस्म की लैंग्वेज लिखी होती है और यहीं पे उसे एक छोटा सा फ्लैशबैक याद आता है जब उसके फादर जिंदा हुआ करते थे। तो उसका फादर यहाँ पे ग्रे को एक किताब देते हुए कहता है कि तुम अभी थोड़े से ना समझो, लेकिन खैर मैं तुम्हें इतना जरूर बताऊंगा, ये ड्रीम क्लैन का एक नेशनल ट्रेजर है और यकीनन इसने तुम्हें ही अपने मास्टर के तौर पे चुना है। तो मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि तुम इसे काफी गौर से समझ के इसे सीखो। इस नेशनल ट्रेजर को मैंने एक किताबी सूरत दे दिया ताकि कोई दूसरा बंदा इसे समझ ना सके, तो इसी वजह से अब तक ये किसी को नहीं मालूम कि ये एक नेशनल ट्रेजर है। लोग इसे एक मामूली किताब ही समझते हैं। अब इसी तरह कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पे ग्रे काफी गुस्से में कहने लगता है, लोग तो क्या बल्कि इसे अब तो मैं भी एक मामूली किताब ही समझता हूँ। अरे फादर, आप पता नहीं क्या सोच के मुझे ये किताब दे रहे थे, इस किताब को मैं कैसे समझूं जबकि इसमें लैंग्वेज भी कुछ और ही लिखी हुई है। यही सब सोच के ग्रे काफी गुस्से में बैठे हुए इस किताब को जलाने लगता है। जलाते हुए भी ग्रे सोच रहा होता है, इस किताब से मुझे काफी उम्मीदें थी क्योंकि मेरे फादर ने इसका बढ़ चढ़ के जिक्र बार बार किया, मगर हम देख पाते हैं इसी हीट एनर्जी की वजह से ये नेशनल ट्रेजर यहाँ पे एक्टिव हो जाता है और एक्टिव होते इस किताब के पेजेस चमकते हुए हवा में उड़ने लगते हैं। दियो इन चमकाते हुए पेजेस को देख के काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है कि आखिर चल क्या रहा है। अब यूं ही दियो उनमें से एक पेज को पकड़ के काफी गौर से देखने लगता है, यहाँ तक वो पेजेस भी काफी ज्यादा टुकड़ों में अलहदा होने लगते हैं। बस दियो के पलके चपकाने की देर होती है। हम देख पाते हैं ये उड़ते हुए पेजेस अब दियो के जिस्म के साथ मर्ज करने लगते हैं और इसी वजह से दियो के जिस्म में एक अजीब सा दर्द होने लगता है। दियो अपने हाथों को लहरा के अब इन पेजेस को अपने से दूर करने की कोशिश करता है, मगर ये पेजेस दूर होने के बजाय दियो के जिस्म में मजीद धंसने लगते हैं। फिलहाल तो दियो नेशनल ट्रेजर की आग से जल रहा होता है। दियो दर्द से जूझू तड़प रहा होता है। उसके दिमाग में एक आवाज सी सुनाई देती है, सुप्रीम कल्टीवेशन मेथड इसी के साथ एक्टिवेट होता है। ये बात याद रखो, तुमने हमें नहीं चुना बल्कि हमने तुम्हें चुना है। ये इतिहास का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेशन मेथड है, तुम जितना पाओगे उतना और स्ट्रॉन्ग होगे। इसे कल्टीवेट करो, तब तक कल्टीवेट करो जब तक तुम
खुद एक ड्रैगन वॉरियर नहीं बन जाते, एक ऐसा फायर का ड्रैगन वॉरियर जो कि समंदर की गहराइयों में भी बच सकता हो। तुम्हारी बॉडी ही एक हथियार है, तुम्हें इसके अलावा किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है। अब जैसे कि हम सबको मालूम है, जब वो नेशनल ट्रेजर एक किताब की सूरत में थी तब उसमें एक अनजान किस्म की लैंग्वेज लिखी हुई थी। अब उसी लैंग्वेज को हम ग्रे के जिस्म पे मार्क हुए देखते हैं। अब यही लैंग्वेज ग्रे को और भी काफी बुरे तरीके से जलाने लगती है। ग्रे दर से तड़पते जूजू पानी के देचके में कूदता ही है कि इसी बीच में वो अपने होशावास को भी खो बैठता है। अब जूजू दियो जब दोबारा से आंख खोलता है तो दियो अपने आप को एक गहरे समंदर की लहरों के बीच में पाता है। मगर जो दियो सबसे ज्यादा अजीब पाता है, दियो समंदर की गहराइयों में भी सांस ले पा रहा होता है। ना कि सिर्फ इतना, बल्कि दियो की नजर पास में उसी देचके में पड़ती है जिसके अंदर दियो पानी के लिए कूदा था। मगर पैरों तले जमीन तो तब खिसकती है जब उसी देचके को एक बहुत बड़े ड्रैगन ने घेर रखा होता है। इतने बड़े मॉन्स्टर को अपनी आंखों के सामने देख के दियो थर थर कांपने लगता है। हिरांगी की तो बात ये होती है, वो ड्रैगन जोर से दहाड़ने के बाद अपनी पूंछ उसी देचके में दे मारता है। इस वजह से वो देचका जोर से वाइब्रेशन करने लगता है और उस देचके के अंदर से एक काली सी आग निकल के फौरन से दियो के जिस्म के अंदर जाने लगती है। इस दौरान दियो ये देख के भी हैरान हो रहा होता है कि ये काली सी आग समंदर के बीच में कैसे जल लिया है। आग तो समंदर में जल ही नहीं सकती। खैर यार, काफी देर तड़पने के बाद दियो का जिस्म यहाँ पे ग्लो करने लगता है। दियो हिरांगी से कहता है, अभी ये क्या, मेरे जिस्म में काफी ज्यादा जख्म थे लेकिन ग्लो करने के बाद सारे जख्म अपने आप ही ठीक हो गए। अब हम देख पाते हैं ये प्रोसेस कुछ देर तक जारी रहता है जहाँ पे वो ड्रैगन उस मटके को अपनी पूंछ से मारता रहता है और उसमें से जितनी बार भी काली आग निकल के दियो के जिस्म में जाती होती है, दियो का जिस्म अपने आप ही ग्लो करने लगता है। अब आखिरकार दियो की आंख खुली जाती है जहाँ पे वो दोबारा से अपने आप को अपने सेलर में पाता है। दियो समझने लगता है कि शायद से वो सब मेरा सपना था। मगर हिरांगी की तो बात ये होती है, जब दियो का ध्यान अपने जिस्म पे पड़ता है तो उसका जिस्म एक स्किनी जिस्म से काफी गजब किस्म के मस्कुलर और सिक्स पैक के जिस्म में बदल चुका होता है। ग्रे हिरांगी से अपने मन ही मन में कहने लगता है, क्या मैं दोबारा से कोई सपना देख रहा हूँ? लेकिन थोड़ी देर में यहाँ पे ग्रे को रियलाइज हो ही जाता है कि नहीं, ये कोई सपना नहीं है। और जब उसने अपने आप को बेहोशी की हालत में समंदर की गहराइयों में भी देखा था, वो भी कोई सपना नहीं था। और ये सब कुछ उस नेशनल ट्रेजर का कमाल है। इन्हीं सब में अब दियो जो यहाँ पे कपड़े पहन रही होता है कि इन्हीं सब में उसके पिटने का वक्त दोबारा से आ जाता है। हम देख पाते हैं यहाँ पे वही लॉयल नाम का बंदा एंटर करता है जो कि ग्रे को रोजाना सुबह सवेरे ठुड्डे मार के उठाता है। यहाँ पे ग्रे अपने मन ही मन में कहने लगता है, मैं सुबह शाम और रात तीनों वक्त में रोजाना पिटता रहता हूँ। लॉयल यहाँ पे दोबारा से अपने चमचे को ऑर्डर देता है कि इसको मारना शुरू करो। इसके बाद उसके चमचे ग्रे पे काफी सारे पंचेस बरसाने लगते हैं। मगर इसी बीच में ग्रे को यहाँ पे एहसास होता है कि हाँ यार, इनके पंचेस तो मुझे जर्रा से भी दर्द तक नहीं कर रहे। हालांकि जब ये लोग मुझे सुबह सवेरे पीट रहे थे तो मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। ग्रे समझ जाता है कि उसी नेशनल ट्रेजर का कमाल है। देखते ही देखते ग्रे का जिस्म यहाँ पे दोबारा से चमक उठता है। ग्रे यहाँ पे महसूस कर पाता है इस चमक के अंदर एक अजीब सी गर्माइश है जो कि मेरे जिस्म को बार बार हील कर देती है। मगर मजे की बात यह है, मैं जितनी बार भी डैमेज लेता हूँ ये अपने आप ही मुझे हील कर देती है और उतनी बार ही मैं पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता हूँ। तब कहीं जाके ग्रे को एहसास होने लगता है कि हाँ यार, नेशनल ट्रेजर के एक्टिवेट हो जाने के बाद मुझे कुछ आवाजें सी सुनाई दी थी जिसमें ये भी कहा गया था कि तुम जितना पाओगे उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगे। तो यहाँ पे पाने से मतलब डैमेज था। दियो जितना मर्जी डैमेज लेगा उतनी ही अगली बार उसकी बॉडी पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएगी। उसके चमचे यहाँ पे भी रुकने का नाम नहीं लेते। वो दियो को मारते जाते मारते रहते और काफी मर्तबा डैमेज लेने की वजह से आखिर में दियो की दिल की धड़कन काफी ज्यादा बढ़ जाती है और फिर एक जोर सी रोशनी निकलती है। और उस खतरनाक से हवा के झोंके को महसूस करने के बाद उसके चमचे काफी परेशानी से ग्रे से पूछने लगते हैं कि तुमने क्या किया। तो आगे से लॉयल कहता है, जरूरी सवाल तो यह है, इसका जिस्म क्यों चमक रहा है? जिसके जवाब में ग्रे बोलने लगता है, ये कुछ खास नहीं। जो सुन के लॉयल अपने चमचों को ऑर्डर देता है कि डरने की कोई बात नहीं, वो साला ऐसी सूरत हाल में क्या ही कर पाएगा। इसके बाद ग्रे को भी समझ में आ जाती है कि ये लोग अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो ग्रे यहाँ पे फ्लेक्स मारते हुए कहता है, क्या हुआ, अभी तो मुझे दर्द होना शुरू भी नहीं हुआ, मत बताओ कि तुम लोग अभी से ही थक गए हो। जो सुनने के बाद लॉयल के चमचे गुस्से में बहते हुए अब तीनों की तीनों एक साथ उस पे टूट पड़ते हैं। वो इसी तरह उस पे अपने पंचेस बरसाते रहते हैं।
मारते रहते हैं। हम देख पाते हैं एक मस्कुलर गाय यहाँ पे अपना पूरा दम लगा के दियो के मुंह पे एक खतरनाक किस्म का पंच थ्रो करता है। तो दियो उसके पंच को सहने के बाद कहने लगता है, तो अच्छा तुम इस हाथ से हिलाते हो। जो सुन के उसके साथ में ही मौजूद दूसरा बंदा गुस्सा होके एक और खतरनाक किस्म का पंच हमारे ग्रे के मुंह पे मारता है। तो ग्रे उसके पंच को भी सहने के बाद कहने लगता है, अबे साले तू भी मुट्ठल ही निकला। तो इस पर तीसरा लात मारता है ताकि अगर मेरा अटैक कमजोर हो भी तो वो मुझे मुट्ठल ना बोले। तो ग्रे उसका भी मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहता है, मैंने कहा ना हिलाने से टांगे भी कमजोर होती है। लोयल भी तंग आके कहने लगता है, क्या बात है मेरी गैंग में सारे मुट्ठल ही निकले। वो अपने चमचे से कहता है, कितनी जल्दी थक क्यों गए हो, उठ के उसे और मारो। तो ग्रे कहता है, तेरे चमचों का स्टेमिना काफी ज्यादा कम है, अपनी बीवियों को पता नहीं ये लोग कैसे सेटिस्फाई करते होंगे। इन सब के बाद ग्रे लोयल के सामने खड़े होते हुए कहने लगता है, वक्त आ गया लोयल कि मैं अपने बदलों का एहसान तुम्हें झुका ही दूं। तो यहाँ पे लोयल डर के मारे कहने लगता है, अबे मैं तो तेरा दोस्त हूँ शुरू से ही, मैं चाहता था कि तेरे फादर की हुकूमत आए। मगर ग्रे एक खतरनाक किस्म के पंच से उसकी नाक को तोड़ते हुए कहता है, अपनी पलीज जुबान से मेरे फादर का नाम तक मत लो। फिर ग्रे उसके मुंह पे एक खतरनाक किस्म का पंच दोबारा से बरसाते हुए कहता है, ऐसा पंच तुम मुझे सुबह सवेरे मारा करते थे। इसके बाद ग्रे उल्टे हाथ की चपेट उसके मुंह पे मारते हुए कहता है, ऐसी चपेट तुम मुझे ट्रेनिंग ग्राउंड में मारा करते थे जब मैं थक के जमीन पे बैठ जाता था। ग्रे उस पे तरह तरह के पंचेस और चपेरे मारते हुए कहता है, ये तो सब उनका बदला है जो कि तुम मुझे मारा करते थे, अभी तो टैक्स बाकी है। ये कहते हुए ग्रे उसे एक खतरनाक किस्म का पंच मार के फोनस से उड़ा के दीवार में दे मारता है। फिर ग्रे यहीं पे अपनी लाइटनिंग स्पीड का इस्तेमाल करके नजर चपकते उसके और अपने बीच में डिस्टेंस को कवर करते हुए दोबारा से एक और खतरनाक किस्म का बूसा मारता है। और उसके पंच की ताकत इस कदर ज्यादा होती है कि यहाँ से 2 से 3 दीवारें टूटते टूटते उसका असर चौथी वाल तक जाता है। जिस सब में ग्रे काफी ज्यादा सीरियस होके उसके चमचे से कहने लगता है, क्या तुम लोग भी मुझे आजमाना चाहोगे। तो उसके चमचों की वहीं पे गीली हो जाती है। वो डर के मारे फौरन से अपने कदम पीछे हटाते हैं। तो ग्रे यहाँ पे अपने फादर के बारे में सोचते हुए कहने लगता है, 4 साल हो चुके हैं। इसके साथ ही साथ वो अपनी बहन जैस्मिन के बारे में भी सोचते हुए कहने लगता है, सिर्फ कुछ ही दिन और, इसके बाद हम दोबारा से एक हो जाएंगे। वैसे भी आजादी की लड़ाई का वक्त हो रहा है, अगर मैंने अपने अपोनेंट को हरा दिया तो मुझे आजादी दे दी जाएगी। आजादी पाते मैं सबसे पहले तुम्हें ढूंढने जाऊंगा, इसके बाद मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होके वापस आऊंगा इसी में और अपने बाप का बदला पूरा करूंगा। कहानी अगले दिन पे जाती है जहाँ पे कैदियों की आजादी की लड़ाई का दिन होता है। और इससे पहले पहले यहाँ पे यंग मास्टर अपने फादर से पूछने लगता है, वैसे ये पॉसिबल तो नहीं है लेकिन क्या होगा कि अगर ग्रे वाकई में आज फाइट को जीत गया तो क्या हम उसे जाने देंगे। तो उसका बाप एक कातलाना मुस्कुराहट के साथ कहता है, हर हालत में नहीं, वो यहाँ पे हमेशा हमेशा के लिए कुत्तों की जिंदगी जिएगा, क्योंकि वो यहाँ पे एक जीती जाती मिसाल है कि कोई भी अगर हमारे खिलाफ जाने की कोशिश करेगा तो उसका ये हाल होगा। दूसरे सीन में हम इन्हीं कैदियों को इकट्ठा हुआ देखते हैं जहाँ पे अनाउंसमेंट की जा रही होती है, तो में से आज जो कैदी भी मौत की लड़ाई जीतेगा उसे आजादी दे दी जाएगी। तो तुम्हारे पास यहाँ पे 2 ही रास्ते हैं, आड़ या पार, मौत या जिंदगी, लड़ो या फिर मरो। और आज जो नोबल इस बात का फैसला करेगा वो कोई और नहीं बल्कि मेरा बेटा होगा। तुम लोगों को मेरे बेटे से लड़ना होगा। ये सुन के सारे कैदी डरने लगते हैं कि यार इतने ज्यादा पावरफुल अपोनेंट, वो भी सिर्फ और सिर्फ शुरुआत में ही। यंग मास्टर यहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, तो कौन अपनी आजादी मुझसे हासिल करना चाहेगा। मगर डर के मारे कोई आगे आने की हिम्मत नहीं करता। जिस पर यंग मास्टर कहता है, क्या अगर तुम लोग यहाँ पे खुद लड़ने नहीं आओगे तो फिर मैं ही तुम लोगों को चुन लेता हूँ। तो यहाँ पे यंग मास्टर सबसे बड़े कद वाले को चुनता है कि मैं तुमसे लड़ना चाहूंगा, आओ और अपनी आजादी की बाजी लड़ो। अब देखते देखते वो बड़े कद वाला शख्स फौरन से एकदम से यंग मास्टर पे टूट पड़ता है, मगर उससे पहले उसका हमला यंग मास्टर को लग भी पाता। यंग मास्टर यहाँ पे अपनी माना पावर का इस्तेमाल करके उस पे कई सारे वार करता है और वो बड़े कद वाला शख्स यहीं पे अपनी जान की बाजी हार जाता है। तो यहाँ पे लॉयल विनर किसी और को नहीं बल्कि यंग मास्टर को ठहराता है। यंग मास्टर यहाँ पे कहने लगता है, ये तो सब मैं अपने जिस्म को गर्म कर रहा था, तो मेरा अपोनेंट जो कि शुरू से ही होना चाहिए था वो कोई और नहीं बल्कि ग्रे है। वो ग्रे से कहता भी है कि अगर तुम गुट गुट के जीना चाहते हो तो इससे बेहतर है तुम यहीं पे मेरे हाथों मारे जाओ, और अगर तुम जीत गए तो तुम्हें तुम्हारी
पूरी आजादी दे दी जाएगी। तो यार ग्रे यहाँ पे खुद भी इसी पल का इंतजार कर रहा था। ग्रे यहाँ पे कहने भी लगता है कि इसका तो मैं वो हाल करूंगा जो कि अपने ख्यालों में भी याद रखेगा, इसके बाद मैं अपनी आजादी को पाऊंगा। ये कहते हुए ग्रे उसकी ओर अपने कदम बढ़ाते बढ़ाते फौरन से ग्राउंड के बीच में पहुंच जाता है। उसका कजन यहाँ पे उससे मजीद बोलता है, मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए जिंदगी काफी ज्यादा मुश्किल बन चुकी होगी, तो आओ और आज मैं तुम्हारा वो बोझ हमेशा हमेशा के लिए खत्म करता हूँ। ग्रे आगे से कहने लगता है, अगर तुम्हारी बकवास खत्म हो गई हो तो क्या हम शुरू कर सकते हैं। इसके बाद हम देख पाते हैं यंग मास्टर यहाँ पे उसी पिल्स की पावर का इस्तेमाल करके अपने जिस्म में से बढ़ बढ़ के माना एनर्जी को बाहर निकालने लगता है, जो देख के ग्रे काफी ज्यादा गुस्से से कहने लगता है, ये वही पिल्स की पावर है जिसे मेरा फादर संभाल के रखता था। वैसे तो इसने यहाँ पे सिर्फ एक ही पिल्स को खाया है, असल में एक हेवन और अर्थ नाम की 2 पिल्स होती है, मगर इस ट्रेजर की फुल पोटेंशियल को इस्तेमाल करने के लिए दोनों पिल्स को निगलना होता है, मगर यहाँ पे यंग मास्टर ने सिर्फ एक ही पिल को निगला होता है। तो यकीनन आप लोग सोच रहे होंगे कि उसने दूसरी पिल को क्यों नहीं निगला, तो मैं आप सबको बता दूं कि इस दुनिया में जितने भी ट्रेजर होते हैं वो सारे के सारे अपने मास्टर को खुद ही चुनते हैं। तो अगर वो जबरदस्ती यहाँ पे दोनों पिल्स को निगल लेता तो उसका जिस्म यहाँ पे अपने आप ही फट जाता। तो इसी वजह से यंग मास्टर ने दोनों पिल्स को निगलने के बजाय सिर्फ एक ही पिल को निगला है। तो हाँ यार, तुम ट्रेजर की जबरदस्ती हाफ पावर का इस्तेमाल तो कर सकते हो, लेकिन फुल पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ग्रे उस पर गुस्सा होते हुए कहने लगता है कि तुमने फैमिली की इंस्ट्रक्शन को तोड़ के बहुत गलत किया। तुम लोगों ने गद्दारी की तो की ही सही, मगर इसका ये मतलब नहीं कि तुम लोग सारी हदों को ही पार कर दो। मगर आगे से यंग मास्टर कहता है, भौंकना बंद करो, और ये कहते हुए वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए एक ही लम्हे में कई सारे वार तरह तरह की दिशाओं से करता है, और वो ग्रे को मारते हुए कहता भी है कि तुम्हें मारने का कसम से अलग ही मजा है। तो ग्रे यहाँ पे फौरन से उसके रिप्लाई में कहता है, वो सब तो ठीक है, मगर तुम्हारे हाथों में दम नहीं है। हाँ, अगर तुम मसाज करना चाहते हो तो फिर तो ठीक है। यहाँ पे ग्रे के चेहरे पे एक स्क्रैच तक नहीं होता, जो देख के यंग मास्टर फौरन से हिरांगी से पीछे हटते हुए कहने लगता है, ये क्या तुम्हारे जिस्म पे एक निशान तक नहीं है। तो ग्रे आगे से उसे चिढ़ाते हुए कहता है, क्या वाह, मैंने तो समझा था कि तुम मुझे मौत के घाट उतारने वाले हो। तो वो दियो पे दोबारा से टूटते हुए कहने लगता है, हाँ मेरा फिलहाल यही प्लान है। हम देख पाते हैं यंग मास्टर यहाँ पे अपनी लाइटनिंग स्पीड का इस्तेमाल करके पहले से भी ज्यादा तेजी से अब इधर उधर होने लगता है। यहाँ पे यंग मास्टर को अपनी स्पीड पे काफी ज्यादा घमंड होता है, मगर उसका ये घमंड ज्यादा देर टिकता नहीं है, क्योंकि वो जूजू ग्रे के पीछे से वार करने को ही जा रहा होता है। ग्रे अपने हाथ की कोनी उसके मुंह पे मार के उसे उड़ा के फेंकता है, और फिर इस तरह से एक्ट करने लगता है कि क्या हुआ, मैं तो बस अपने हाथ को स्ट्रेच कर रहा था। अपने हाथ को स्ट्रेच करने के बाद दियो कहने लगता है, माफी चाहता हूँ, चलो दोबारा से लड़ते हैं। तो यहाँ पे अब यंग मास्टर अपनी फुल पिल की पावर का इस्तेमाल करते हुए एक खतरनाक किस्म के पंच से ग्रे को उड़ा के फेंकता है। जब ग्रे यहाँ पे जमीन पे गिरा होता है तो यंग मास्टर उसके ऊपर बैठ कर ग्रे पे अपने खतरनाक पंचेस की बारिश कर देता है, और यहाँ पे इतनी सारी डैमेज लेने की वजह से दियो यहाँ पे हिलना तक नहीं होता। ये देख के बाकी लोग कहने लगते हैं, दिखने से तो लगता है यंग मास्टर ने उसकी जान ले लिया। इसके बाद बाकी कैदी उसके नारे लगाते हुए कहते हैं कि यंग मास्टर काफी ज्यादा पावरफुल है। यंग मास्टर भी इसी खुशी में मुब्तला होता है, और वो कहता है कि अब अगला बंदा कौन है जो कि अपनी आजादी लेना चाहता है। वो यहाँ पे अपनी सेलिब्रेशन मना रही होता है कि उधर ही हम ग्रे को देखते हैं, यहाँ पे उसका जिस्म दोबारा से चमक उठता है। तो जैसे कि मैंने आप सबको एक्सप्लेन कर रखा है, जब दियो का जिस्म चमक उठता है तो ना तो उसके सारे के सारे सब जख्म हील होते हैं, बल्कि इसके साथ ही साथ उसका जिस्म भी पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाता है। इन सब के बाद यंग मास्टर यहाँ पे जूजू अपनी सेलिब्रेशन कर रही होता है कि पीछे से ग्रे उठ खड़ा होता है। अब जूजू यंग मास्टर का ध्यान अपनी पीठ पीछे पड़ता ही है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जैसे कि छत उसके सर के ऊपर टूट के आ गई हो। वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा हिचकिचाते हुए कहने लगता है, ये क्या, मैंने तो तुम्हारी जान ले ली थी। अब वो इसी तरह आगे से अपने मन ही मन में कहने लगता है, कुछ तो खराबी है, मैं इसे जितना ज्यादा मारता हूँ अगली बार ये उससे भी ज्यादा पावरफुल बन के लौट आता है। क्या ये बंदा इमोर्टल है? क्या इस बंदे के लिए मौत हराम है? क्या इस पे मौत आती नहीं है? यहाँ पे ये सब कुछ यंग मास्टर का फादर भी देख रहा होता है। वो भी ये देख के काफी चौंक जाता है कि आखिर चल क्या रहा है। क्या ये सब कुछ इसने अपने पाप का बदला लेने के लिए सीखा? जो भी मेरे बेटे, तुम्हें इसे जल्दी खत्म करना होगा।
मुझे इस बंदे से कोई अजीब सी फीलिंग आ रही है। ग्रे ये देख के समझ भी जाता है कि अगर उसका जिस्म किसी अटैक के कारण डैमेज लेता है तो नेक्स्ट टाइम उसका जिस्म अपने आप ही इस कदर पावरफुल हो जाता है कि अगली बार उसके खिलाफ वो वार काम ही नहीं करता। दियो अब उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगता है, क्या हुआ, तुम्हारे हाथों में भी दम नहीं है? तो आगे से यंग मास्टर गुस्से से कहने लगता है, ओए मुझे पता है तू क्या सोच रहा है, ये कहने की हिम्मत भी मत करे। यंग मास्टर अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक तरीके के वार हमारे मेन कैरेक्टर ग्रे के खिलाफ आजमाने लगता है। ग्रे भी बस अपनी जगह पे खड़ा होकर इन सारे के सारे पंचेस को सहता रहता और उन्हें डॉज करने की जहमत तक न करता, क्योंकि यहाँ पे ग्रे खुद भी चार होता है कि उसका एक खतरनाक किस्म का हमला मुझे जा लगे और अगली बार मेरा जिस्म उसे हील करके और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाए। मगर बदकिस्मती से थोड़ी देर में यहाँ पे ग्रे को एहसास होता है कि हाँ यार, जिस तरह से ये लगातार मुझ पे अपने खतरनाक हमले करता जा रहा है और ये मुझे डैमेज नहीं करे, तो इसका मतलब है इससे ज्यादा बढ़ के ये मुझे और डैमेज नहीं दे सकता। अब जबकि हम देख पाते हैं यंग मास्टर इसी तरह दबा के अपने पंचेस बरसाई जा रहा होता है कि उसके सारे पंचेस में से ग्रे उसके पंच को ब्लॉक करके उसके हाथ को झंझोड़ के रख डालता है। तभी ग्रे उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, ये होता है कि जब तुम सिर्फ और सिर्फ पिल्स की पावर पे रिलाई करो और अपने टैलेंट को बढ़ाने का ना सोचो। देखो खुद को, कल तुम मुझ पे अपनी हुकूमत जमा रहे थे, आज मैं तुम पे अपनी हुकूमत जमा रहा हूं। और हाँ, बात अगर कल की हो रही है तो तुम मुझे अपने घुटनों पे बैठने पे मजबूर कर रहे थे, अब देखो मैं करता क्या हूँ। ये कहते हुए ग्रे उसके हाथ को और भी ज्यादा दबोचने लगता है, जिसके दर्द से तड़पते हुए यहाँ पे यंग मास्टर खुद भी अपने घुटनों पे बैठ जाता है। लेकिन ग्रे यहाँ पे भी ना रुकता, वो इसी तरह दबाता रहता कि यहाँ तक यंग मास्टर की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। फिर यूं ही ग्रे उसके मुंह पे एक और खतरनाक किस्म का भूसा मारता है, जिससे यहाँ पे यंग मास्टर अपने होशो आवाज को खो बैठता है। ये सब देख के उसके फादर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो अपने गुस्से में बहते हुए पीछे से हमारे ग्रे पे टूट पड़ता है। एक खतरनाक किस्म के पंच से कहीं दूर ग्रे को उड़ा के फेंकता है। हम देख पाते हैं ग्रे जिस तरीके से दीवार में जा बजा होता है उसने काफी बड़ी डैमेज भी ली होती है, और जिस तरीके से ग्रे दीवार में बजा होता है ये देख के सारे लोग कहने लगते हैं अब तो ग्रे नहीं उठने वाला। यूं ही उसका फादर अपने बेटे को अपनी बाहों में लेते हुए कहता है कि मेरे बेटे क्या तुम ठीक तो हो ना। जबकि थोड़ी देर में हम दियो को दोबारा से अपने कदमों पे देखते हैं, उसके सारे के सारे जख्म अपने आप ही हील हो गए होते हैं। ये देख के सारे कैदियों को अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा होता। हम लोग साफ साफ मायनों में सारे के सारे कैदियों के चेहरे पे परेशानी और हैरानगी को देख पाते हैं। यहाँ पे सारे के सारे कैदी ग्रे की दाद देते हुए कहते हैं क्या ये बंदा इमोर्टल है, क्या इस पर मौत नहीं आती। ग्रे यहाँ पे उसके फादर को कहने लगता है फिक्र मत करो, अभी तो मैंने तुम्हारे बेटे का बुरा हाल किया ही नहीं है, वो जिंदा है। इसके रिप्लाई में उसका फादर उसे गाली बकते हुए कहता है कि तू तो अपने मुंह को बंद ही रख, मैं तो तेरा वो हाल करूंगा जो कि तू याद रखेगा। तो ग्रे आगे से अपने अंकल से कहता है वो तो हम बाद में देखेंगे, क्योंकि फिलहाल तो मैंने ड्रीम क्लैंक के नोबल को हरा दिया और हमारे क्लैंक का ये रूल है कि जो कैदी भी नोबल को हराने में कामयाब होता है तो उसे उसकी आजादी दे दी जाती है। तो उसका अंकल ड्रीम क्लैंक के रूल्स को तोड़ते हुए कहता है अब मुझे रूल्स की कोई परवाह तक नहीं है, तुम्हें बेशक तुम्हारी आजादी मिलेगी मगर इस जेल से नहीं बल्कि इस दुनिया से। इसके बाद हम देख पाते हैं उसका अंकल यहाँ पे अपने ओरा से उभरने लगता है, इवन के उस पे वो जूजू हमला करने ही लगता है। इस दौरान उसका अंकल उससे कहता है मुझे अब पता चल गया तुमने उसी नेशनल ट्रेजर का इस्तेमाल किया, मैंने सोचा नहीं था कि वो नेशनल ट्रेजर इतने सालों से तुम्हारे पास छुपा पड़ा हुआ है, जबकि हम समझ रहे थे कि तुम्हारा बाप अपने मौत के साथ ही उन राजों को अपने साथ ले गया। ये कहते हुए उसका अंकल उसे अपने उसी तरह के खतरनाकपन से सीधा उड़ा के दीवार के अंदर धसा देता है। इसके चलते उसका अंकल उसे एक सेकंड की भी ब्रेक ना देता, वो यहाँ पे अपनी स्पीड से दोबारा से उस पे एक और खतरनाक किस्म का पंच उसके पेट में मारता है। यहीं पे उसका अंकल कहता है चलो देखते हैं क्या कर तुम्हारी पावर कितनी काम किया। ये कहते हुए उसका अंकल उस पे लगातार वार करता है, वो भी खतरनाक किस्म के और जानलेवा वार। इसी दौरान हमारा ग्रे काफी ज्यादा डैमेज लेता है, उसके मुंह से काफी ज्यादा खून भी बह रहा होता है और वो
दर्द से चिल्लाने लगता है। ग्रे वहां से जूजू निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसका अंकल उसे दोबारा से पंच मार के दीवार की गहराइयों में फिर से दसा देता है। यहीं पे उसका अंकल कहने लगता है, क्या हुआ तुम्हारी पावर्स को? मैंने तो समझा था कि तुम अपने आप ही ठीक हो जाते हो, मगर देखो तो सही, तुम मेरे सब चंद हमलों से यहीं पे बेहोश हो गए हो। उसके ये कहते सारी हम देख पाते हैं ग्रे यहाँ पे फौरन से अपनी आंख खोल के एक खतरनाक किस्म का पंच उसके पेट के अंदर दम देता है। अब हम देख पाते हैं इससे उसके अंकल के मुंह से भी खून बहता है और वो उड़ के जूजू जा रहा होता है। उसका अंकल कैसे ना कैसे करके अपने बैलेंस को बरकरार रखता है। ये देख के तब उस अंकल को एहसास होता है कि हाँ यार, मैंने जितना बढ़ के मांगा था उससे कई गुना ज्यादा बढ़ के मैंने पाया है। क्योंकि उसका अंकल तो सोच रहा था कि ये पावर इसे अभी अभी मिली है तो ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। हम देख पाते हैं ग्रे की बॉडी अभी तक चमक रही होती है और ग्रे उसे कहता भी है, क्या हुआ मेरे अंकल, आप तो अभी से मेरे आगे घुटने टेकने पे मजबूर हो गए। खैर, आपने जो करना था वो कर लिया, अब मैं आपको दिखाता हूँ अंकल कि पंचिस को कैसे बरसाते हैं। ये कहते हुए ग्रे भी अपने अंकल में इसी तरह अपने पंचिस को दौंपने लगता है जिस तरीके से उसके अंकल ने उसके खिलाफ अपने जानलेवा वारों को आजमाया था। हम देख पाते हैं ग्रे उसके मुंह पे लात मार के उससे पीछे धकेलता है। इसके बाद ग्रे अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके खुद भी उसके पीछे आ जाता है और अब ग्रे जो उसके पीछे से वार करता है। उसका अंकल उस पंच को कैसे ना कैसे करके ब्लॉक तो कर ही लेता है, मगर ब्लॉक करने के बावजूद भी उसके अंकल के हाथों में शदीद किस्म का दर्द होने लगता है। मगर ग्रे भी उसे यहाँ पे जरा भी रिकवरी का वक्त तक ना देता, जैसे कि ग्रे को उसने नहीं दिया था। ग्रे हवा में कूदते हुए ग्रेविटी का भी इस्तेमाल करके एक खतरनाक किस्म का पंच सीधा उसके मुंह पे लैंड करता है। ग्रे उसे पंच मारते हुए उसे रगड़ा देते हुए उसके मुंह पे चपेड़े लगाते हुए कहने लगता है, बताओ मुझे कौन है असली ड्रीम क्लैन का लीडर, किसके हाथों में ये होनी चाहिए थी हुकूमत। ये कहते हुए ग्रे उसे एक खतरनाक किस्म के पंच से सीधा उड़ा के फेंकता है। उसका अंकल जमीन पे खड़ा होता है तो ग्रे उसके आगे अपने कदम जमाते हुए कहने लगता है, अब बताओ भी कि तुम जमीन में गिरे हुए क्या कर रहे हो? मैंने तो समझा था कि तुम मुझे इस जगह से नहीं बल्कि इस दुनिया से आजादी देने वाले हो, क्या हुआ उसका? ग्रे ये सब कुछ कह रही होता है कि अचानक से एक और अनजान शख्स पीछे से ग्रे का सर पकड़ के जमीन के अंदर दे मारता है। इसके बाद वो उसके सर से खींच के उसे जूजू बाहर निकाल के कहने लगता है, जैसे कि मेरे फादर ने कहा भी है कि तुम्हें आजादी मिलेगी मगर इस दुनिया से। ये कहते हुए वो अगली बार और भी काफी ज्यादा जोर से उसके सर को जमीन से पटक डालता है। हमें मालूम पड़ता है ये ग्रे के अंकल का सेकंड एल्डेस्ट सन है। वो इसी तरह बार बार ग्रे को जमीन से मारते हुए दसाते हुए उसे जमीन में गाड़ते हुए कहने लगता है, ग्रे मुझे दो कह के तुम मुझे इतनी जल्दी भूल भी गए। हमें तो बस ना मिले हुए 6 महीने ही हो रहे हैं और तुम इस तरह से अपनी आजादी की बातें कर रहे हो जैसे कि मैं दुनिया में एग्जिस्ट तक नहीं करता। तुम्हें आजादी चाहिए तो आओ पा लो मुझसे आजादी, मगर मैं वादा करता हूँ कि तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं हरा पाओगे जैसे कि तुमने मेरे छोटे भाई और मेरे फादर को हराया। वो यहाँ पे ग्रे की जान लेने से पहले उससे कहने लगता है कि उस नेशनल ट्रेजर को अपने से रिजेक्ट कर दो ताकि वो दोबारा से एक किताबी सूरत में आ जाए। ग्रे भी यहाँ पे अपने मनी मन में कहने लगता है, ये साला अभी भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये ड्रीम क्लैन के स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों में से एक है और यहाँ पे उससे हराना वो भी बिना कल्टीवेशन के काफी ज्यादा भारी पड़ेगा, यहाँ तक मेरे लिए भी। वो अब जूजू यहाँ पे ग्रे की जान लेने ही लगता है। ग्रे को यहाँ पे अपनी छोटी बहन जैस्मिन की याद सिताने लगती है। उससे याद करके ग्रे अपने मनी मन में कहने लगता है कि मैं इतनी जल्दी यहाँ पे हार नहीं मान सकता, मुझे अपनी बहन से भी मिलना है। मगर यहीं पे हम एक अनजान बूढ़े शख्स की आवाज को सुनते हैं जो कि यहाँ पे कहता है कि अगर ये बंदा तुम लोगों का गुलाम है तो इसे मेरे हवाले कर दो। इस आवाज के बाद अचानक से आसमान की ऊंचाइयों से एक मटका गिरता है तो इस पर वो एल्डेस्ट सन यहाँ पे ग्रे को छोड़ते हुए फौरन से पीछे हट के अपनी जान को बचाता है। इस मटके में से आवाज भी आने लगती है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और हम देख पाते हैं वो मटका दोबारा से आसमान पे जाके जमीन पे जोर से बचता है। इसी वजह से एल्डेस्ट सन दोबारा से पीछे हटता है। एल्डेस्ट सन भी समझ जाता है कि इस मटके के अंदर जो भी है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी उस मटके के अंदर से एक अनजान बूढ़ा शख्स निकलता है जो कि शक्ल से किसी भूत से कम नहीं होता। वो अब आंखों से गायब होके फौरन से ग्रे के सामने खड़ा हो जाता है। हमें यहाँ पे मालूम पड़ता है इस बूढ़े शख्स को स्लेव जमा करने का काफी ज्यादा शौक होता है और वो यहाँ पे ग्रे की पावर को महसूस करके कहने लगता है, तुम्हारे पास तो ड्रीम क्लैन का नेशनल ट्रेजर भी है। अरे वाह, मेरी तो खुशकिस्मती ही जाग
जाग गई। वो ड्रीम क्लैन के लीडर से कहता भी है, माफी चाहता हूँ मगर ये बंदा मेरे साथ आएगा। तो वो एल्डेस्ट सन यहाँ पे इनकार करते हुए कहने लगता है, नहीं वो बंदा ड्रीम क्लैन की प्रॉपर्टी है तो तुम उसे हर हालत में यहाँ से नहीं ले जा सकते। और यहाँ पे सेकंड एल्डेस्ट इसे ईवल लैंग बुला रहा होता है। तो आगे से ईवल लैंग कहने लगता है, तो अच्छा तो फिर कौन रोकेगा मुझे, तुम रोकोगे। यहाँ पे ये लोग अपनी पलकें ही चपकाते हैं। हम देख पाते हैं ईवल लैंग अपने ईवल मैजिक से ग्रे को अपनी जंजीरों से जकड़ लेता है। इसके बाद ईवल लैंग यहाँ पे सेकंड एल्डर्स को चैलेंज करते हुए कहने लगता है, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरा ईवल मैजिक आखिर कितना ज्यादा पावरफुल है। तो यहाँ पे सेकंड एल्डर्स काफी गुस्से में बैठते हुए उस पे फौरन से टूट पड़ता है। वो यहाँ पे अपनी जितनी भी स्पीड होती है उस सब का इस्तेमाल करके यहाँ पे ईवल लैंग के खिलाफ एक जानलेवा वार करता है। मगर यहाँ पे सेकंड एल्डर्स के तो पैरों तले जमीन तब खिसकती है जब ईवल लैंग आसानी से बिना कोशिश के उसके वार को डॉज भी कर लेता है। इसके बाद ईवल लैंग यहाँ पे अपने हाथ को लहराते एक फायर वेव को प्रोड्यूस करता है। तो इस पर सेकंड एल्डर्स अपनी स्वॉर्ड को लहराते हुए उस आग को बीच में से ही काट देता है। मगर ऐसा करने से हम देख पाते हैं सेकंड एल्डर्स काफी हद तक पीछे धकेला गया होता है। इसी मौके से फायदा उठाते हुए ईवल लैंग ग्रे को पकड़ के अपने साथ उसी मटकी के अंदर फेंक देता है। अलबत्ता ये सब देख के सेकंड एल्डर्स को हजम ना होता और वो गुस्से में बैठते हुए उसकी गर्दन को दोबारा से उड़ाने को ही जा रहा होता है। मगर इससे पहले ईवल लैंग जमीन पे एक बहुत बड़ा धमाका करता है जिसके कारण उसका मटका उछल के हवा की गहराइयों में चला जाता है। ईवल लैंग यहाँ से जाते जाते कहने भी लगता है, सेकंड एल्डर्स तुम्हें ज्यादा से ज्यादा कल्टीवेट करने की जरूरत है अगर तुम मुझे हराना चाहते हो। और हाँ, जहाँ तक तुम्हारे शॉर्ट स्किल की बात है इससे तो अच्छा मेरी मरहूम बीवी चला लेती थी। अब हम देख पाते हैं उसका फादर यहाँ पे लड़खड़ाते हुए अपने बेटे के पास आके कहने लगता है, उस बूढ़े से ग्रे को वापस छीन के लाओ, मत भूलो उसके पास नेशनल ट्रेजर है। तो आगे से सेकंड एल्डर्स कहने लगता है, तुम्हें तो मालूम भी है बल्कि तुमने अपनी आंखों से देखा, मैंने उसे मारने की हर मुमकिन कोशिश की मगर उस पागल ईवल लैंग ने मेरे खिलाफ फाइट करने की कोशिश भी नहीं की थी, बल्कि इसके बावजूद भी वो आसानी से मुझ पे बाड़ी पड़ता जा रहा था। मुझे ये दिल पे पत्थर रख के कहना पड़ रहा है कि वो ईवल लैंग मुझसे कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। कहानी ईवल लैंग के ठिकाने पे जाती है जहाँ पे हम देख पाते हैं उसने काफी सारे गुलामों को पकड़ के उन्हें टॉर्चर करता होता है। ईवल लैंग अपने स्लेव पे तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करता होता है। तो अब हम इसी तरह ग्रे को भी उसकी आग में जलते हुए देखते हैं। हमें मालूम पड़ता है ये ईवल लैंग यहाँ पे इस कोशिशों में जारी है कि वो अपने एक्सपेरिमेंट से कैसे ना कैसे करके ड्रीम क्लैन के नेशनल ट्रेजर को एक्सट्रैक्ट कर ले। ईवल लैंग अपनी स्वॉर्ड से इस मटके में आग को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा रहा होता है। ग्रे यहाँ पे उसके दर्द से तड़पते हुए यहाँ पे सोचने ही लगता है कि शायद से उसे मौत आ ही जाएगी। ये कहते हुए ग्रे अपनी आंखें बंद करके जब दोबारा खोलता है तो वो अपने आप को दोबारा से समंदर की गहराइयों में पाता है। और इसी वजह से हम देख पाते हैं दोबारा से और भी तादाद में इस बार कालिया ग्रे के जिस्म के अंदर जाने लगती है। इसके बाद उस मटके में से भी काफी सारी तरह तरह की एनर्जीज निकल के ग्रे के जिस्म के अंदर चली जाती है। इसके दम पर हम देख पाते हैं ग्रे का जिस्म दोबारा से चमक के हील हो जाता है। और जैसे कि हमें मालूम है ग्रे का जिस्म जितनी बार भी चमक के हील होता है अगली बार वो इससे भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। जबकि हम उसी ईवल लैंग को देखते हैं जो कि बड़ी खुशी से अपनी स्वॉर्ड को जू बाहर निकालता ही है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि उसकी स्वॉर्ड तो आगे से गायब ही हो गई होती है। ईवल लैंग अपनी स्वॉर्ड को ही देख के इस कदर खो गया होता है कि साइड से दियो का मुक्का उड़ते उड़ते आके उसके मुंह को लगता है। ईवल लैंग उसके पंच की ताकत से उड़ के सीधा दीवार में लगता है जिस वजह से ईवल लैंग के मुंह से काफी ज्यादा खून बहने लगता है। ईवल लैंग खांसते हुए काफी ज्यादा परेशानी से कहने लगता है कि तुम आखिर जिंदा कैसे हो, मुझे तो लगा कि मैंने तुम्हारे नेशनल ट्रेजर को चुरा लिया। तो ग्रे आगे से कहता है, क्यों हिला डाला ना। तो ग्रे उसे यहाँ पे कहता है कि ये नेशनल ट्रेजर है जो कि अपने मास्टर को खुद ही चुनते हैं। हाँ, तुम उस सूरत में मुझसे इस नेशनल ट्रेजर को चुरा लेते कि अगर मैं इसे जबरदस्ती अपने जिस्म में एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता। ये कहते हुए ग्रे का जिस्म यहाँ पे मजीद और भी ज्यादा चमकने लगता है। तभी यहाँ पे ग्रे ईवल लैंग से कहने लगता है कि तुम चाहे जरूर सेकंड एल्डर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए लेकिन मुझसे नहीं, और चूंकि तुम एक ईवल हो और लोगों को स्लेव बनाना पसंद करते हो तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं यहाँ पे हक का फैसला करूं और खुदा की तरफ से तुम पे अपना फैसला थोपू एक जस्टिस के तौर पे। ये कहने के बाद ग्रे उस पे टूट पड़ता है मगर ईवल लैंग पीछे हट के उसके हमले को डॉज करता है। इसके चलते वो अपनी माना का इस्तेमाल करके गायब होके उसके पीछे आता है और जैसे तैसे ईवल लैंग हमारे ग्रे के पीठ पीछे अपने पंजों से वार करता है तो उल्टा ग्रे के डैमेज लेने के बजाय यहाँ पे ईवल लैंग की उंगली
उंगलियां ही टूट चुकी होती है। ईवल लैंग हिरांगी से कहने लगता है, ये क्या, इन पंजों में तो मैंने काफी ज्यादा मैजिकल पावर को फोकस किया था, तुम्हारी बॉडी इतनी ज्यादा मजबूत कैसे है? तो आगे से ग्रे कहने लगता है, सच में यार मुझे इस बात की जवाब देने की क्या ही जरूरत है, तुम जानते भी हो कि मेरा जिस्म इतना सख्त क्यों है। मैं यहाँ पे ड्रीम क्लैन के नेशनल ट्रेजर की पावर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ड्रीम क्लैन इतना ज्यादा मशहूर नहीं है और बाकी क्लैन के मुकाबले में वो इतना ज्यादा पावरफुल भी नहीं है, मगर एक चीज है जो कि ड्रीम क्लैन को दूसरे क्लैन से ज्यादा बेहतर बनाती है और वो है उसका नेशनल ट्रेजर। पर नेशनल ट्रेजर भी सिर्फ उसी को अपना मास्टर के तौर पे चुनते हैं जो कि काफी ज्यादा बहादुर हो, जिसका जुनून और जज्बे की कोई इंतहा तक ना हो कि मैं तुम सब के सबसे ज्यादा बेटर हूँ। ईवल लैंग समझ जाता है कि ये मेरे ईवल मैजिक से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल बन चुका है। ईवल लैंग अब यहाँ से जूजू भागने की करने ही लगता है कि इसी बीच में हमारा ग्रे उसके पैर से पकड़ के उसे जमीन में पटक डालता है। यहाँ पे ग्रे उससे कहने भी लगता है, अरे क्या हुआ, तुम ही तो मुझे चाहते थे, अब मैं आ ही चुका हूँ तो तुम उल्टा यहाँ से भागने की कर रहे हो। इसके बाद यहाँ पे ग्रे पावर ऑफ ड्रैगन स्केल का इस्तेमाल करके एक खतरनाक किस्म का पंच बरसाता है जिसके अंदर से काफी ज्यादा फायर पावर निकलती है। हम देख पाते हैं उसके एक पंच के पीछे इतनी बड़ी ताकत छुपी हुई थी कि इस कदर तबाही की वजह से ईवल लैंग यहीं पे मारा जाता है। उसकी जान लेने के बाद ग्रे को ईवल लैंग से एक ब्रोकन नाइफ मिलती है और हाँ भाई, इसके साइज पे मत जाना, चाहे जरूर ये दिखने से काफी ज्यादा छोटी है लेकिन असल में ये भी एक ट्रेजर है। इस नाइफ को इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि ग्रे इसमें यहाँ पे अपनी ड्रैगन की पावर जूजू इस नाइफ में डालेगा तो ये ट्रेजर अपने आप ही एक्टिव हो जाएगा। और जैसे कि मैंने आप सबको कहा है कि नेशनल ट्रेजर्स अपने मास्टर को खुद ही चुनते हैं, तो इसी तरह तुम लोग ये कह सकते हो कि ग्रे ने इस नाइफ को नहीं चुना बल्कि इस ब्रोकन नाइफ ने ग्रे को चुना है। अब ये बात हमें कैसे मालूम पड़ेगी कि एक नेशनल ट्रेजर ने कैसे अपने मास्टर को चुना है? तो जैसे कि आप सबको याद होगा, जब ड्रीम क्लैन का नेशनल ट्रेजर ग्रे के साथ मर्ज कर रहा था तो शुरू में नेशनल ट्रेजर ने ग्रे के साथ बात करने की कोशिश की थी। तो हर नेशनल ट्रेजर मर्ज करते दौरान अपने मास्टर के साथ बात करता है। खैर यार, इन सब के बाद ग्रे की नजर उसके बाकी स्लेव पे पड़ती है जो कि काफी बुरे हालात में जी रहे होते हैं। तो ग्रे यहाँ पे डिसाइड करता है कि वो सारे के सारे लोगों की जान बचाएगा। तो हाँ यार, अब दूसरे सीन में हम देख पाते हैं ग्रे सारे के सारे कैदियों को आजाद करने के बाद काफी खुशी से अपनी आजादी को भी एंजॉय कर पाता है। ग्रे काफी खुशी से स्ट्रेच करते दौरान कहने लगता है, मैं तो बस काफी सालों से जेल के अंदर बंद था, आज मैंने अपने आप को आजाद पाया। तो दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं, ग्रे को अपनी आजादी हासिल किए हुए 2 दिन हो चुके हैं। इसके साथ ही साथ ग्रे यहाँ पे थोड़ा सा सीरियस होते हुए कहने लगता है, फादर फिक्र मत करे, मैं आपका बदला जरूर लूंगा, मगर इससे पहले मुझे अपनी बहन से मिलना है। दूसरे सीन में हम ग्रे को ईवल माउंटेन्स में देखते हैं जहाँ पे एक जगह में काफी सारे लोग इकट्ठे हुए होते हैं। तो ग्रे यहाँ पे एक ज़ेरफ नाम के शख्स से पूछने लगता है कि भाई ये सब क्या चल रहा है और आज एक ही जगह में इतने सारे लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं? तो ज़ेरफ इस पर कहने लगता है, इतने सारे लोगों का आज इकट्ठा होना इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है। दरअसल आज सेबेस्टियन वाले अपने डिसाइपल्स को रिक्रूट कर रहे हैं और आखिर सेबेस्टियन का डिसाइपल कौन ही नहीं बनना चाहता होगा। इसी वजह से यहाँ पे काफी नोबल क्लैन वाले भी हिस्सा लेने आया। तो तुम ये कह सकते हो कि इस टेस्ट में हर क्लैन में से कोई एक बंदा तो जरूर पार्टिसिपेट करने आया होगा। ये सुनते सारे ग्रे काफी ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि उसने क्या है कि हर क्लैन इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करने आता है। तो इसका एक ही मतलब है, इसका ये मतलब है कि ड्रीम क्लैन में से भी कोई ना कोई जरूर पार्टिसिपेट करने आया होगा। वो ये सोच रहा ही होता है कि इसी बीच में यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि ड्रीम क्लैन का यंग मास्टर आता है। वो ग्रे को काफी ज्यादा जेलसी से देखते हुए कहने लगता है, तो तुमने भी अपनी आजादी पा ही ली, मुझे तो लगा था कि ईवल लैंग तुम्हें मार देगा। खैर, उसने अगर नहीं भी मारा तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ये कहते हुए वो जूजू ग्रे पे टूटने को ही जा रहा होता है, मगर इससे पहले वो ग्रे को छू भी पाता कि यहीं पे उसे दूसरा ड्रीम क्लैन का हायर अप रोकते हुए कहने लगता है कि सरजमीन में टेस्ट से पहले तुम किसी से नहीं लड़ सकते। अगर तुम इससे लड़ना ही चाहते हो तो टेस्ट के दौरान लड़ो। अगर तुमने ऐसा किया तो बाकी क्लैंस के सामने ड्रीम क्लैन की नाक कट के रह जाएगी। जिस पर यहाँ पे यंग मास्टर के पास कोई और चारा नहीं होता
चाहे वो घर में तो अपने रूल्स को तोड़ सकता है, लेकिन इतने लोगों के सामने अगर उसने रूल्स को तोड़ दिया तो उसे टेस्ट से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। हम देख पाते हैं इस टेस्ट में गोल्डन क्लैन वाले भी पार्टिसिपेट करने आए होते हैं। जिन्हें नहीं पता मैं आप सबको बता दूं, इस दुनिया में 7 बड़े क्लैंस हैं और यहाँ तक गोल्डन क्लैन भी उन्हीं में से एक है। और यहाँ तक ये क्लैन इस कदर बड़ा होता है कि ड्रीम क्लैन वालों की भी उनके आगे फटती होती है। जो शख्स यहाँ पे गोल्डन क्लैन को रिप्रेजेंट कर रहा है वो बीस्ट के नाम से जाना जाता है और स्पेशली ड्रीम क्लैन का यंग मास्टर तो उसका पक्का चमचा होता है। वो यहाँ पे बीस्ट का स्वागत करते हुए कहने लगता है, बॉस आपका स्वागत है, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। तो बीस्ट आगे से उसकी दाद देते हुए कहता है, ये हुई ना बात, मुझे इसी तरह वफादार चमचों की ही जरूरत है। खैर तुम मुझे ये बताओ कि इस टेस्ट में क्या क्या होने को जा रहा है और तुम इस टेस्ट में मेरी किस तरह से मदद कर सकते हो। तो आगे से यंग मास्टर कहता है, सर मैं इसी पल का तो इंतजार कर रहा था कि मैं आपकी मदद कर पाऊं। मैं आपको बताता चलूं, आप इस गेट के जो ही पड़े होंगे तो यहीं से टेस्ट की शुरुआत होगी, जहां पे सबसे पहला टास्क आता है इस सीढ़ियों पे चलना, जो कि काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है क्योंकि इस सीढ़ी के एक एक कदम से आगे बढ़ते हुए इस सीढ़ियों की ग्रेविटी बढ़ती चली जाएगी कि आखिर में इस सीढ़ियों की इस कदर ग्रेविटी बढ़ जाएगी कि यहाँ तक अच्छे भी इस पे नहीं चल पाएंगे। इस सीढ़ियों की ग्रेविटी पावर इस कदर ज्यादा है कि जैसे कि आप एक बहुत बड़े बोल्डर्स को अपने शोल्डर पे कैरी आउट करके आगे बढ़ते हैं। तो ऐसी सूरत हाल से डील करने के लिए मैं आपके लिए ये ट्रेजर लाया हूँ। इस ट्रेजर को हाथ पे पहनते ही आप पे किसी भी तरह की ग्रेविटी पावर काम नहीं करेगी और इसी तरह आप आसानी से सीढ़ियां वगैरह चढ़ पाएंगे। ये सुन के वो बीस्ट बॉय काफी ज्यादा खुशी से कहने लगता है, अरे भाई तूने तो मेरे दिल को ही खुश कर दिया, ये टेस्ट मेरे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था। तो अब तू भी मुझे अपनी रिक्वेस्ट बता दे, मैं उसे हर हालत में पूरा करूंगा। तो इस पर यहाँ पे यंग मास्टर उसे अपनी रिक्वेस्ट बताता है। अब आखिर उसकी रिक्वेस्ट क्या होती है वो हमें फिलहाल नहीं बताई जाती, तो हम लोग उसकी रिक्वेस्ट को आगे चल के जानेंगे। लेकिन उसकी रिक्वेस्ट जो भी है, उसकी रिक्वेस्ट को सुनने के बाद हम देख पाते हैं बीस्ट बॉय अपनी कातलाना निगाहों से ग्रे को घूरने लगता है। देखते देखते यहाँ पे एक रेफरी आता है जो कि अपने इशारे से टेस्ट को शुरू करता है। बस टेस्ट के शुरू होने की देर होती है कि हम देख पाते हैं काफी सारे लोग एक साथ भागते भागते जो ही बस गेट को पार ही करते हैं कि वो सीढ़ियों में जैसे कि जमीन के अंदर धंसने लगते हैं। वहीं पे दियो की हालत देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, मगर जब दियो भी सीढ़ियों पे कदम रखता है तो जैसे कि उसके कंधे पे एक बहुत बड़ा बोझ होता है। मगर इस सारे प्रेशर की वजह से हम देख पाते हैं दियो का जिस्म दोबारा से अंदर से चमक उठता है और दियो यहाँ पे नोटिस करता कि जैसे कि अब पूरा का पूरा प्रेशर ही खत्म हो चुका हो। अब जैसे कि हम सबको मालूम है कि हर कदम में प्रेशर बढ़ता रहता है, तो जूजू दियो एक एक कदम ले रहा होता है, तो हर एक कदम के साथ उसके जिस्म के ऊपर प्रेशर भी बढ़ रहा होता है। तो इसी वजह से उसकी पावर हर लम्हे ब लम्हे एक्टिवेट हो रही होती है। तो तुम लोग ये कह सकते हो कि दियो हर एक कदम में पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। ग्रे सीढ़ियों को पार करते हुए कहता है, यहाँ का प्रेशर इस कदर जानलेवा है कि जैसे कि हजारों की तादाद में तुम्हें लोग पीट रहे हो, या फिर अगर इसे बिल्कुल मिलती जुलती मिसाल दूं तो एक बहुत बड़े पत्थर के नीचे कुचलना। तो इसी वजह से मेरा जिस्म मुझे बार बार हील कर रहा है और मेरा जिस्म जितनी बार भी मुझे हील करता है मैं और पहले से ज्यादा मजबूत हो जाता हूँ। तो इसी वक्त, इसी लम्हे में, इसी समय में मैं जितने भी कदम ले रहा हूँ ये ऐसा ही है कि मैं हर कदम में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। वो कहते हैं ना कि टाइम इज मनी, लेकिन यहाँ पे टाइम जो है वो स्ट्रेंथ के बराबर है। इसी तरह अब दियो इतनी आसानी से सीढ़ियां चल रहा होता है कि जैसे कि उसे महसूस तक नहीं हो रहा था, जो देख के आसपास के लोग सारे के सारे हैरान हो जाते हैं। वहीं पे हम सेबेस्टियन के हेडक्वार्टर में देखते हैं जहाँ पे इस टेस्ट को हर तरफ से मॉनिटर किया जा रहा होता है और उधर यहाँ का जो टीचर होता है वो ग्रे को देख के थोड़ा सा हैरान पड़ रहा होता है। लेकिन चाहे जरूर ये बंदा कितना मर्जी पावरफुल हो, लेकिन कोई भी बंदा आज तक सीढ़ियां इतनी आसानी से नहीं चढ़ पाया और ये सब कुछ अपनी आंखों से यहाँ की प्रिंसेस भी देख रही होती है। उसकी नजर भी जब ग्रे के चेहरे पे पड़ती है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। कहानी ग्रे पे जाती है। ग्रे जूजू आसानी से सीढ़ियां चल रहा होता है, पीछे से कोई उसे आवाज लगाता है। ग्रे जब पीछे मुड़ के देखता है तो वो शख्स कोई और नहीं बल्कि ज़ैरफ होता है। जहाँ पे सीढ़ियां चलते चलते ज़ैरफ की भी हालत काफी ज्यादा पतली हुई होती है और वो हैरानगी से कहने लगता है, अरे वाह ग्रे, जैसे कि तुम पे यहाँ का प्रेशर काम ही नहीं करता। तो ग्रे आगे से कहता है,
हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो। मगर अचानक से ज़ेरफ काफी ज्यादा फिक्रमंदी से ग्रे को पीछे देखने के लिए बोलता है। हम देख पाते हैं पीछे से एक अनजान शख्स ग्रे पे जूजू पंच मारने को ही जा रहा होता है। ग्रे उसे देख के फौरन से उसकी रेंज से पीछे हटता है कि थोड़ी देर में यहाँ पे ग्रे को कुछ बंदे घेर लेते हैं जो कि आम बंदों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और हमें यहाँ पे मालूम पड़ता है ये सारे के सारे लोग बीस्ट बॉय के चमचे हैं। यहाँ पे बीस्ट आके कहने लगता है, मुझे यकीन नहीं आता कि तुम ड्रीम क्लैन से बिलोंग करते हो। तो दोस्तों इसकी बातों से हमें यहाँ पे मालूम पड़ता है कि यंग मास्टर ने उससे रिक्वेस्ट की थी कि तुम किसी भी हालत में प्लीज ग्रे को मार डालो। और साथ में यंग मास्टर ने ग्रे के बारे में उसे सारी की सारी इंफॉर्मेशन भी दी है। हम देख पाते हैं यहाँ पे यंग मास्टर ने जो बीस्ट बॉय को ब्रेसलेट दिया था उसकी वजह से बीस्ट बॉय पे यहाँ पे ग्रेविटी काम नहीं कर रही। इसके बाद बीस्ट यहाँ पे कहने लगता है, सुनने में आया कि तुम्हारे पास ड्रीम क्लैन का नेशनल ट्रेजर है, उस नेशनल ट्रेजर को मेरे हवाले कर दो। साथ में बीस्ट बॉय यहाँ पे काफी ज्यादा ज़ेरफ पे भी गुस्सा होने लगता है। वो उसे बोलता है कि तुम जानते भी हो कि गोल्डन क्लैन से हो, इसके बावजूद भी तुमने यहाँ पे ग्रे का साथ देने का सोचा। तुम जानते भी हो कि गोल्डन क्लैन कितना ज्यादा पावरफुल है, वो तुम जैसे मामूली क्लैन का खाना पीना भी बंद कर सकते हैं। तो ग्रे आगे से ज़ेरफ से कहता है, ज़ेरफ तुम फिक्र मत करो, ये तुम्हारा चाह के भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा मेरे होते हुए। जो सुन के बीस्ट बॉय को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपने चमचे को ऑर्डर देता है कि मार डालो इस साले को। अब हम देख पाते हैं उसके चमचे दो अलग अलग दिशाओं से ग्रे के ऊपर टूट पड़ते हैं, मगर ग्रे आसानी से दोनों के वारों को एक साथ ही डॉज कर लेता है। उतने में ही ग्रे की नजर ज़ेरफ पे पड़ती है जिसे उसके बाकी दो चमचों ने पकड़ रखा होता है। तो ग्रे हवा में गुलाटी लगाते हुए फौरन से उसके दोनों चमचे के पीछे आके दोनों के मुंहों को एक एक मुक्के से पन देता है। यहीं पे ग्रे ज़ेरफ से कहता है, क्या तुम ठीक तो हो ना? ज़ेरफ इस पर कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। जिसके बाद ग्रे उसे कहने लगता है कि फिलहाल तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम सीढ़ियों से नीचे उतर जाओ। तो ज़ेरफ भी इसी बात पर कहने लगता है, वो सब तो ठीक है पर तुम्हारा क्या? तो ग्रे इसके जवाब में कहने लगता है, मैं कुछ खास नहीं, बस इनकी औकात इन्हें याद दिलवाता हूँ। ये कहते हुए ग्रे ज़ेरफ को अब नीचे धक्का दे देता है। अब इसके चलते लेफ्ट राइट से दोबारा से बीस्ट बॉय के चमचे ग्रे पे टूटने को ही जा रहे होते हैं, मगर ग्रे जू पीछे हटता ही है। तो बीस्ट बॉय के चमचे ग्रेविटी की वजह से फिर अपने आप को संभाल नहीं पाते और बल्कि आपस में ही टकरा जाते हैं। ग्रे उन्हें कहता भी है कि तुम लोग इस तरह ढीले तरीके से चल रहे हो जैसे कि किसी बच्चे ने अभी अभी चलना सीखा हो। क्या तुम लोग मुझे हरा भी पाओगे ऐसी सूरत हाल में? इसके बाद उसके चमचे जो सुन के चारों ओर से टूट पड़ते हैं। तो ग्रे उन चारों के पंचेस को नीचे होकर डॉज करता है और उनके पंचेस आपस में ही टकरा जाते हैं। तो ग्रे उन्हें कहता है कि तुम लोग मुझे तभी हरा पाओगे जब तक तुम लोगों को आपस में लड़ने से फुर्सत नहीं मिलती। अब आ भी जाओ, मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? उसके दो चमचे जब दोबारा से कुछ कदम लेके दियो पे हमला करने को जा रहे होते हैं। दियो दोनों को एक एक लाश से इधर उधर उड़ा के फेंकता है। इसके तुरंत बाद दो चमचे सामने से भी ग्रे पे टूट पड़ते हैं, मगर ग्रे एक के तो हमले को काफी आसानी से डॉज करके उसके मुंह पे अपना पंच मार के उसे उड़ा के फेंकता है। इसके ठीक बाद बारी आती है दूसरे की, जिससे ग्रे उसके भी हमले को डॉज करके उसके भी सर पे एक खतरनाक किस्म के पंच से उसे यहीं पे सुला देता है। तो हाँ यार, अब कोई और चमचा बचा ही नहीं होता जो कि उसे पंगा भी ले पाए, जो देख के बीस्ट बॉय और ज़ेरफ दोनों के दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। बीस्ट बॉय काफी ज्यादा परेशानी से कहने लगता है कि यहाँ पे तो ग्रेविटी 50 गुना ज्यादा है, तो आखिर ये बंदा इतनी आसानी से कैसे मूव कर पा रहा है, कैसे हिल पा रहा है और ये कैसे इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल है? जो देख के सेबेस्टियन क्लैन वाले भी काफी ज्यादा हैरान पड़ जाते हैं कि ये बंदा ऐसे ग्रेविटी में मूव कर रहा है जैसे कि उसे फर्क तक नहीं पड़ता। प्रिंसेस भी ग्रे की दाद देते हुए कहती है, ये बंदा तो काफी ज्यादा गजब का है। ग्रे यहाँ पे बीस्ट बॉय से कहता है कि तुम्हारे पास जितना भी दम है अपने पंच में लगा के मुझे मारो, मैं उसे डॉज करने की ज़हमत तक नहीं करूंगा। हम देख पाते हैं यहाँ पे बीस्ट बॉय अपना सारा का सारा दम लगा के ग्रे के मुंह पे एक खतरनाक किस्म का पंच मारता है और इस पंच के लगने के बावजूद भी ग्रे के मुंह पे एक स्क्रैच तक ना आता, बल्कि ग्रे को तो इसका दर्द तक महसूस भी ना होता। मगर हाँ, ग्रे एक चीज जरूर नोटिस करता है कि इस बंदे पे भी ग्रेविटी काम नहीं कर रही। तो वो यहाँ पे अपना ब्रेसलेट दिखाते हुए कहता है, वो इसलिए क्योंकि ये एक वेपन है जो कि सारी की सारी प्रेशराइज्ड वेपन को अपने आप ही खत्म कर डालती है। ये कहते हुए वो ग्रे को पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। इसी बीच में ग्रे उसे कहने लगता है, तो अच्छा, ये सब बताने के लिए तुम्हारा शुक्रिया,
वैसे तुम मेरी सोच से भी बढ़ के ज्यादा बेवकूफ निकले। ये कहते हुए ना तो सब ग्रे उसके वार्ड को डिफ्लेक्ट करता है बल्कि उसकी ब्रेसलेट को भी यहीं पे तोड़ देता है। उसके ब्रेसलेट को तोड़ने के बाद ग्रे उसकी आंखों में आंखें डालते हुए एक मुस्कुराहट के साथ कहने लगता है 50 गुना ग्रेविटी को एंजॉय करो। ये उसके कहते ही हम देख पाते हैं बीस्ट बॉय फौरन से जमीन के अंदर धंसने लगता है जैसे कि एक बहुत बड़े बोल्डर को उसके कंधों पे रख डाला हो। अगले सीन में हम देख पाते हैं बड़े गिने चुने लोग ही ग्रे के साथ सीढ़ियों को पार करके टॉप पे पहुंच जाते हैं। मगर इसकी मिसाल काफी सारे लोगों के लिए ऐसी होती है कि आसमान से गिरा और खजूर में अटका, क्योंकि थोड़ी देर में इनका मुकाबला एक बहुत खतरनाक फैंटम स्नेक से होती है। वो स्नेक काफी आसानी से एक ही झटके में काफी सारे स्टूडेंट्स को उड़ा के फेंक दिया। जहां तक ग्रे की बात होती है, एक ग्रे ही वह शख्स होता है उन लोगों में जो कि आसानी से उस फैंटम स्नेक के हमलों को डॉज कर पा रहा होता है। ग्रे जो ही उसके हमलों को डॉज करते करते एक दरख्त पे चढ़ता है तो इस पर वो स्नेक पूरे के पूरे दरख्त पे गोल गोल घूमते हुए उसे झंझोड़ के तोड़ डालता है। इसी पर दियो वक्त रहती फौरन से ऊपर से नीचे कूदता है। जिन सब में ग्रे उस स्नेक से जहमत होकर कहने लगता है तुमने जो करना था वो कर लिया, अब मेरी बारी। अब हम देख पाते हैं वो स्नेक जो दोबारा से ग्रे पे टूटने को ही जा रहा होता है। ग्रे उसके हमले से पहले बस उसे एक खतरनाक किस्म का पंच मारता ही है और बस सिर्फ और सिर्फ ग्रे के एक पंच से उस स्नेक का मुंह यहाँ पे कट जाता है। तो हाँ यार, फैंटम स्नेक को हराने के बाद अचानक से कोई और शख्स हमारे ग्रे पे टूट पड़ता है। उसके हमले को ब्लॉक करने के बावजूद भी ग्रे उड़ता उड़ता जाके जो गिनने ही लगता है कि कैसे ना कैसे करके ग्रे अपने आप को संभाल के सेफली लैंड करता है। इसके बाद हम देख पाते हैं जिसने हमला किया होता है वो कोई और नहीं बल्कि बीस्ट बॉय होता है। बीस्ट बॉय यहाँ पे ग्रे से कहने लगता है क्या तुम्हें मालूम है कि लोग मुझे बीस्ट बॉय आखिर क्यों बुलाते हैं? तो फिर ये जवाब तुम्हारी आंखों के सामने है। हम देख पाते हैं उसने एक बहुत बड़े बीस्ट लॉइन को समन किया होता है जिसकी वजह से लोग उसे बीस्ट बॉय पुकारते हैं। बीस्ट बॉय यहाँ पे कहने भी लगता है कि मैं तुम्हारे खिलाफ लड़ते हुए शुरू से ही इसका इस्तेमाल करने वाला था मगर तुमने मुझे काफी जल्दी हरा दिया था। मगर अब तुम मुझे इतनी आसानी से हरा नहीं पाओगे, बल्कि हराना तो दूर की बात, यहाँ पे तुम ही गाड़े जाओगे। यकीन करो तुम्हारी ताकत इसको हराने के लिए नाकाफी है। तो यार इससे पहले दोनों के बीच में कुछ होता भी कि यहाँ पे हमारी एपिसोड खत्म होती है